नमस्कार। अमेरिका ने चाइना में चिप मेकिंग जो हो रही है उसको फर्दर रोकने के लिए डील्स रोकी हैं, टाइटन किया है कि अपने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से टाइटन किया अपने रेगुलेशंस को कि चिप मेकिंग चाइना में नहीं होनी चाहिए। ये चीज अमेरिका बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, ट्रंप के टाइम से कोशिश हो रही है कि चाइना को रोका जाए, कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोका जाए। फर्दर मोर टाइटनिंग मींस चाइना won't have access to the latest technology, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो चाइनीज ऑलरेडी टॉटरिंग चाइनीज इकोनॉमी नीचे गिर सकती है। अमेरिका एक प्रॉब्लम में तो है ही, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है कई साल, अराउंड अराउंड अ सेंचुरी नंबर वन इकोनॉमी रहने के बाद अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि उसको हैम्पर किया जाए। लेकिन चाइना कितना हैम्पर होगा इससे, यही पर इसी बात करेंगे। डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर खान अमेरिका में प्रोफेसर हैं और यही इंटरनेशनल स्टडीज ही पढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये जो चिप मेकिंग, ये चिप मेकिंग का इतना बड़ा हवा क्यों है? चिप मेकिंग नहीं होगी तो क्या चाइना विल बी डूम्ड, या चाइना वोंट हैव एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और धीरे धीरे चाइना रिसीड करेगा? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम। ये और बिफोर आई फॉरगेट, कंग्रेचुलेशंस, विराट कोहली की सेंचुरी आ गई फाइनली आफ्टर सेवरल इयर्स, तो सबको उसकी बधाई हो। मैं अभी रात भर वो ही देखते बैठा था। सो ये जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ, देखिए, द बिगेस्ट फियर अमेरिका को जो चाइना से है, तो तीन किस्म का फियर है। एक कि इट्स इकोनॉमी विल सरपास द यूएस इवेंचुअली, इस हद तक कि दुनिया चाइना की तरफ देखेगी रादर देन द यूएस। तो वो एक डर है कि इफ द यूएस बिकम्स द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, ये सारे जो लेवरेजेस है ना अमेरिका के पास, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना, सैंक्शंस करना, गिविंग एड, स्टॉपिंग एड, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्सिव डिप्लोमेसी अमेरिका के पास खत्म हो जाएंगे अगर चाइना बिकम्स द बिगेस्ट इकोनॉमी। फिर जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, जैसा वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ, उन सबको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, अभी आईएमएफ का प्रेसिडेंट हमेशा यूरोपियन होता है, वर्ल्ड बैंक का हमेशा अमेरिकन होता है, लेकिन इफ चाइना बिकम्स द बिगेस्ट इकोनॉमी, दे विल हैव टू चेंज दैट, राइट? वन ऑफ द टू चाइना को देना पड़ेगा। तो एक ये डर है। दूसरी डर ये है कि अगर चाइना की मिलिट्री बढ़ जाती है, ताकतवर हो जाती है, देन दे विल, अमेरिका जिस तरह से लिटरली दुनिया में अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को फोर्स करता है, अपने एलाइज के इंटरेस्ट को भी दुनिया पे इम्पोज करता है, वो हेजेमोनिक और डोमिनेशन की जो कैपेसिटी है वो भी कमजोर हो जाएगी। अब इन दोनों के लिए द ट्रिगर पॉइंट, हम जिस दौर में रहते हैं, वो उस दौर में जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी है। पहले जमाने में ऐसा था, अगर आपके पास ज्यादा आदमी होते तो उनके पास ज्यादा लाठें होती हैं, तलवारें होती हैं, देन यू कुड विन विद दैट। फिर उसके बाद अगर ज्यादा जमीन हो, एक्सेस टू सी हो, सो बट द करंट ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस, स्पीड वगैरह, वो है टेक्नोलॉजी। और पिछले 10-15 साल से दुनिया के कई मुल्क इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि अमेरिका उनकी चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। चाइना इज वायलेटिंग फ्री, जो कॉपीराइट चीजें होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं, ये चाइना मुसलसल चुरा रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इस तरह की चीजों से लोग परेशान हैं। भाई, आप इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसी एक नई चीज को इजाद करने के लिए, फिर चाइना उसको चुरा लेता है एंड देन फिर उसको पैसे बनाता है, उस पर ग्रोथ। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी राइट नाउ इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम चिप्स कहते हैं। तो वो चिप्स से कई चीजें होती हैं, जैसे इट एनेबल्स यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, द हार्डवेयर रिक्वायर्स एडवांस लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो मुझे याद है 1987, 87 में मैं एसपी जैन को गया था टू डू माय एमबीए। तो उस समर में मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर एक पीसी बनाया था। आई वाज द ओनली स्टूडेंट विद ए पीसी इन माय रूम इन 1987।
तो उसका मदरबोर्ड इतना बड़ा था रोहित, उसका मदरबोर्ड एक, फिर एक बोर्ड साउंड के लिए, एक बोर्ड विजुअल के लिए, एक बोर्ड, इस तरह इतना लाइक इतना। अब वो सारा का सारा एक चिप पे आ जाता है तकरीबन पूरा का पूरा लैपटॉप। तो अगर आप आईपैड टाइप चीज देखें, दिस आर ऑल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अमेरिका की शिकायत ये रही कि जो डिजाइन में इनोवेशन होता है वो अमेरिका में होता है, सिलिकॉन वैली में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज वगैरह इन चीजों को डिजाइन करते हैं, फिर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर आइडिया को खरीदता है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चाइना भिजा देता है। And the moment it goes to China for manufacturing, the technology is out, the design is out, the science is out. तो बेसिकली बाइडेन ने जो 300-350 बिलियन डॉलर्स रखे हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस, वो चाह रहे हैं कि अगर महंगा भी हो तो ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, ना सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो, ना तो टेक्नोलॉजी बाहर भेजे, ना तो प्रोडक्ट्स आगे भेजे। So they are going to put these limitations on the company. तो एक आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं कर सकते, so the technology will not be transferred to China. और दूसरा, अगर आप बेचना भी चाहें तो you have to learn, take permission from the US. तो उससे ये होगा कि certain advanced manufacturing चीजें, applications वो नहीं कर सकता। So for example, let us say कि अमेरिका कहता है कि एप्पल कैन नॉट सेंड आईफोन 15 के ऊपर कुछ भी चाइना में नहीं बेच सकता। तो इमेजिन करें आप, जो आईफोन 17, 20 अगर दुनिया में सब यूज कर रहे हैं, चाइना अगर सिर्फ 15 तक ही जा सकता, देन द कैपेबिलिटीज जो है उनकी इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक वगैरह, दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय दैट टेक्नोलॉजिकल। तो बेसिकली दिस इज एन एफर्ट टू स्लो डाउन चाइनाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो गैप है अमेरिका चाइना में, वो गैप को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि चाइना उतना तेजी से कैचअप ना हो जाए। राइट। अच्छा, बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया और ईरान, लंबी दुश्मनी चली है दोनों कंट्रीज के बीच में, शिया सुन्नी मामला था, और सऊदी अरेबिया एंड तक कोशिश करता रहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। क्यों? क्योंकि एक शिया न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं था। लेकिन अब सडनली दोनों के बीच में टाइज बनने शुरू हो गए, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है, और इसमें बोला जा रहा है कि ये हाथ चाइना का है। तो क्या, पहली चीज, क्या इसका इंपैक्ट है सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती का? हाउ इज इट गोइंग टू इंपैक्ट द जियोपॉलिटिक्स? अमेरिका को क्या ये दोस्ती पसंद आएगी? वैसे तो अमेरिका चाहता है कि ऐसे अकॉर्ड्स हो, क्योंकि वो अपनी पूरा ध्यान चाइना की ओर लगाए। तीसरी चीज, इंडिया के लिए क्या है इस दोस्ती में? तो पहले तो आपके सुनने वालों को कहूं कि जाए मेरे शो पर, कॉन्वर्सेशन पे, मैंने इंग्लिश में इसके ऊपर एक आई हैव डन अ कमेंट्री ऑन दिस। एक तो ये है सर कि जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स थी वो कई साल तक 1948 से लेकर आप कह सकते हैं कि पिछले 5 साल के 2015-2012 तक इट वाज अरब्स वर्सेस इजराइल, ये एक्सिस थी द कॉन्फ्लिक्ट की, मिडिल ईस्ट की। लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेसी और इजरायली डिप्लोमेसी, इजरायली प्रोपेगेंडा कह सकते हैं आप, अगर आप जाके गूगल में आप टाइम बाउंड सर्च कर सकते हैं, यानी आप सर्च कर सकते हैं फ्रॉम जनवरी 1 ऑफ 1995 टू जनवरी 1 ऑफ 1997, उतना पीरियड्स में। तो अगर आप 10, 15, 20 साल पहले भी जाके अगर आप सर्च करें, देन यू विल फाइंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर सेज ईरान इज 1 year away फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान इज 6 months away। तो इस तरह ये 20 साल से डरा रहे हैं अमेरिकन पॉपुलेशन को कि ईरान के पास न्यूक्लियर, अगर आ भी जाएगा तो क्या करेगा ईरान? एक आ गया, 2 आ गया, 3, तो क्या सीधा वो डाल देगा इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर? उसके बाद तो तबाही हो जाएगी। बट दिस अजम्पशन कि ये सब पागल है, सारी कौम आर क्रेजी, एंड इवन इफ दे गेट 1 bomb दे विल ड्रॉप इट ऑन इजराइल, ये रेपुटेशन बना दिया है उनका। उससे ये हो गया कि अरब डर गए। दूसरी चीज ये हुई कि ईरान ने जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसा कि हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला इन लेबनान, हिजबुल्ला इन यमन, और दूसरे इराक में कई ऐसे उसके प्रॉक्सीज है, अफ्रीका में भी। तो वो उस प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके इट हैज बीन हर्टिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पे काफी अटैक्स भी हुए ईरान की तरफ से, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स। तो उससे डर के मारे ये अरब्स हैव रीचेंज्ड द अलाइनमेंट इन द मिडिल ईस्ट फ्रॉम अरब्स वर्सेस इजराइल टू इजराइल एंड अरब्स वर्सेस ईरान।
तो दैट वाज द जियोपॉलिटिक्स। तो उससे क्या हो रहा था, अमेरिका वाज एबल टू पुश द एब्राहमिक अकॉर्ड्स एंड एंड द पैलेस्टीनियन कॉज। तो अरब जो इजराइल से दोस्ती के बदले में जो पैलेस्टीनियन स्टेट मांग रहे थे, अब वो नहीं मांग रहे। वो तो कह रहे हैं कि खैर पैलेस्टीनियन को जाए डूब मरने दे, हमारी जान बचाए ईरान से, एंड सो वी विल डू वॉट एवर यू वांट, विच इज join the Abraham Accords. Saudi Arabia did not join it बिकॉज सऊदी अरेबिया में पब्लिक ओपिनियन बहुत उसके खिलाफ है। यूएई वगैरह जो छोटे मुल्क है, वो अपनी पॉपुलेशन, तो मुझे लगता है कि यूएई जैसे एक मुल्कों की पॉपुलेशन का जिंदगी का एक ही मकसद होता है, इंडियंस को बुलाएं और काम पे लगा दें ताकि वो सारा मुल्क चलाएं, और ये सुबह उठ के शॉपिंग करें, रात को टिकटॉक देखें और सो जाएं। दिस इज द ओनली थिंग दिस पीपल सीम टू डू। So, so they were happy to abandon the Palestinian cause and join in the Abrahamic Accords ईरान से डर कर। तो ये जो डील बनी है ना, इट कैन पोटेंशियली अनरावल दैट। यानी अब सऊदी अरेबिया को प्रेशर नहीं है कि वो इसराइल को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करे। इट कैन मेक डिमांड्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने वो डिमांड्स पब्लिकली लीक कर दिया है। वो डिमांड्स ये है कि दे वांट ए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, दे वांट मोर वेपन्स, मतलब जो हथियार खरीदते हैं, दे वांट इट टू बिकम इजी। द प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, इट हैज टू गो थ्रू कांग्रेस, फिर बहुत सारे लॉबिंग पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं सऊदी अरेबिया को। सो दे वांट द प्रोसेस टू बिकम मच मोर इजियर। जैसे कि इंटरनेट पे आप शॉप करते हो कि आई वांट टू बाय 5 F-35, उस तरह दे वांट द प्रोसेस टू बिकम इजी। And the third thing that they want is America के security guarantees, that America gives guarantees to Saudi Arabia. तो ये demands है now to become part of the Abrahamic Accords. तो एक तो ये है रोहित साहब, we can recognize कि भाई खाली embassies खुलने वाले हैं, ठीक है, ये 2 embassies खुलने वाले हैं 2 महीने के अंदर। अभी तक सऊदीज ने जो एक एंटी ईरान ग्रुप है उसको बहुत पैसे दिए हुए हैं, और ईरान ने प्रॉक्सीज को सऊदी अरेबिया के ऊपर छोड़ रखे। सो आई थिंक दिस 2 एक्टिविटीज विल स्टॉप, यानी सऊदी अरेबिया एंड ईरान विल नॉट ट्राई टू अटैक ईच अदर थ्रू प्रॉक्सीज। तो ये 2 चीजें आर पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इतना मतलब नहीं है कि दे आर ऑटोमेटिक एलाइज। आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अमेरिका और चाइना के बीच में भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, एम्बेसीज। चाइना की एम्बेसी अगर आप गूगल करके देखें, इट्स लाइक ए किले की तरह है, इट्स लाइक ए ह्यूज फोर्ट्रेस इनसाइड यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के पास। सो जस्ट ओपनिंग एम्बेसीज डज नॉट मीन के हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। जो सस्पिशियंस है, जो डर है कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज करेंगे, वो दैट विल नॉट डिसअपियर इमीडिएटली। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए शायद कई साल लग जाए। सो दैट इज वन थिंग। बट अगर ये आगे बढ़ता है तो इट कैन डेफिनेटली चेंज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट, और सीरिया में, यमन में, लेबनान में यू कैन ब्रिंग मोर पीस। और अलबत्ता एक चीज ये हो गया है इससे कि चाइना का स्टैचर बहुत बढ़ गया है। China is now the peacemaker in the Middle East. Countries are going to China to lead diplomatic. इसमें मैं यहाँ इंडिया की थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा। इंडिया बातें तो बहुत करता है कि आई एम द ग्लोबल साउथ, मैं ग्लोबल साउथ की वॉइस हूँ, बट दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द ग्लोबल साउथ, और इस सारे नेगोशिएशंस में इंडिया का कोई रोल ही नहीं था। और ये नहीं कि ये ओवरनाइट हो गया। ये जो डायलॉग था सऊदी अरेबिया का और ईरान का, ये 2 साल से चल रहा था। इराक में 6 राउंड्स हो चुके थे अगस्त तक, फिर उसके बाद वो सस्पेंड हो गए। इराक में नया प्राइम मिनिस्टर आ गया तो ये डायलॉग्स आगे नहीं बढ़े। देन फिर 2 महीने पहले चाइना ने अप्रोच किया इन दोनों को, फिर वो डायलॉग्स बीजिंग में शुरू हुए, एंड देन यू सी इमीडिएट रिजल्ट्स। मुझे लगता है कि चाइना was able to put pressure on ईरान, और देखिए इनके फाइनेंशियल और मिलिट्री ताल्लुकात बहुत बढ़ गए हैं। सऊदी अरेबिया का जो ट्रेड है ईरान के चाइना के साथ, इट इज बिगर देन इट्स ट्रेड विद द यूएस। आपको याद है जब बाली में G20 का इवेंट हो रहा था, देयर वाज लॉट ऑफ दिस टॉक अबाउट एमबीएस कमिंग टू इंडिया, याद है? फिर देन सडनली वो कैंसिल हो गया। उसके बाद हमको सडनली न्यूज आई कि जी जिनपिंग इज कमिंग टू सऊदी अरेबिया। जब तक कोई खबर नहीं थी, फिर जी जिनपिंग वेंट टू सऊदी अरेबिया। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, आई थिंक के MBS has now clearly become independent of Washington in his foreign policy.
आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया नाउ हैज ए फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज नॉट मेड इन वॉशिंगटन डीसी। जब जो बाइडेन से ये सवाल पूछा गया तो उनकी शक्ल से नजर आ रहा था ही वाज वेरी अनहैप्पी with this deal, and he's also unhappy with the fact that he can't publicly criticize it because Saudi Arabia is still very important for the US. तो मुझे लगता है कि तीन चार चीजें हुई हैं कि ये जो नैरेटिव है कि अमेरिका का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दुनिया में कम हो रहा है, उस नैरेटिव को जरा और स्ट्रेंथ मिल गई है। फिर ये नैरेटिव कि चाइना का पावर बढ़ रहा है, उस नैरेटिव को भी अब ताकत मिल गई है। सो दीज टू नैरेटिव्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक कि इंडिया का सवाल है इन दिस मैटर, द फैक्ट के सिवाय आपके मेरे और इंडिया में the rest of the world is not asking this question, where does it place India कहकर। The rest of the world is only asking the question, what does it mean about China's power, what does it mean about US power। तो in that sense इंडिया के लिए ये I would say that they should take this as a wake up call। भाई आप होली खेलते रह गए, वो ठीक है, रायमुंडो के साथ आपने होली बना ली, ये कर ली, वो कर ली, दैट इज ऑल फाइन। आप कह रहे हैं कि मैं basically I want to be the voice of the global south, the leader of the global south। Iran is bang in the middle of this। ये global south की बहुत important दो मुल्क हैं, हालांकि सऊदी अरेबिया is kind of part of G20। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज कि एक मेजर इवेंट हो चुका है एंड इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ इट। इंडिया इतना पीछे पड़ा हुआ है ये गोरों के कि इट इज मिसिंग आउट ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम ऑस्ट्रेलिया के पीछे भाग रहे हैं, अमेरिका के पीछे भाग रहे हैं, जर्मनी के पीछे भाग रहे हैं। देख रहे हैं आप पूरा वेस्ट, बात तो हम कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, लेकिन आप पिछले 2-3 महीने से देखें सारे मेजर इंटरेक्शन सिर्फ वेस्टर्न ममालिकों के साथ हो रहे हैं। जापान के आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ओलाफ आ रहे हैं, इटाली का प्राइम मिनिस्टर आ रही है। सो वी आर ऑल लाइक वी आर स्टिल, हमारा किबला अभी भी वेस्ट है, लेकिन हम बात द रेस्ट की कर रहे हैं। और एक चीज ये कह सकते हैं कि इसके वजह से अगर अमेरिका एंग्रीली रिटेलिएट करता है समहाउ डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया के खिलाफ, तो ये जो रेस्ट वर्सेस द वेस्ट का जो डिवाइड बढ़ रहा है ना, वो और बढ़ जाएगा, रेस्ट वर्सेस द वेस्ट। सो देयर इंडिया के लिए दैट इज नॉट अ गुड डील, बिकॉज जैसा कि इंडिया इज इन वेयर पीपल आर फोर्सिंग इंडिया टू चूज बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, वहां पे भी वो दबाव आएगा टू चूज बिटवीन द रेस्ट एंड द वेस्ट। सो दिस इज अ ट्रिकी मोमेंट। और आई थिंक इंडिया में काफी नेगेटिव जो रेटरिक हो रही है चाइना के साथ, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट चाइना इज एक्चुअली डूइंग। जो एंटी चाइना रेटरिक आ रही है ना, बस उसी को लेकर बातचीत हो रही है, मतलब ओ खत्म हो गया चाइना, इज आउट, इस तरह की बातें। एंड देन यू सी चाइना पुल समथिंग लाइक दिस आउट ऑफ द हैट। और 2022 में, जो मैं शायद आपके शो पे पहले भी कह चुका हूँ, चाइना यूएस का ट्रेड सबसे ज्यादा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था इतना। 2022 में जितना हुआ $690 बिलियन, विच इज मोर और लेस, मतलब उसमें अमेरिका के भी एक्सपोर्ट्स टू चाइना $150 बिलियन। तो अमेरिकन बिजनेसमैन जो इतना पैसे बना रहे हैं इंपोर्ट करके चीजें, एक्सपोर्ट करके चाइना को, that's a very powerful lobby in the US। They are not going to allow this kind of conflict to grow because फिर उनकी इनकम खत्म होने लगती। and these are the people who give money। हमारे पास एक कहावत है कि America has the best politicians that money can buy। so Right. so businessmen सर, are जी वेस्ट वर्सेस द रेस्ट में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, क्या जी वेस्ट को इस चीज की परवाह है कि रेस्ट हमारी परवाह नहीं कर रहा है? अमेरिका में अभी भी ना थोड़ा एरोगेंस है, दे कंटिन्यू टू लुक, थोड़ा ह्यूब्रिस है, जिसके वजह से दे नॉट। यूरोप में भी? यूरोप नहीं, यूरोप की फट गई है सबसे डरा हुआ है वो। एक तो एक दे रियलाइज के अमेरिका पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं। जैसा यूक्रेन में रशिया आया, दे ऑल रैन डैडी डैडी हमको बचाए, भाग कर आ गए यहाँ पर। देन दे आर सीइंग के अमेरिका एंड कनाडा आर इन्वेस्टिंग मोर इन द यूक्रेन वॉर देन यूरोप। मतलब यूरोप में से जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बर्तानिया है, which is out of the European Union। यानी English speaking countries are doing more for Ukraine than all of Europe, Canada, UK, US।
ये इंटरनल टेंशंस हैं यार। मैं एक जर्मन फिलोसोफर से बात कर रहा था, जर्मन फिलोसोफर से, डोंट से वेस्टर्न डोमिनेशन मुक्तदर, दिस इज एंग्लो सैक्सन डोमिनेशन। ये अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का डोमिनेशन है। So the Europeans are out of the game. America still thinks it's very arrogant. जो जिस तरह से कमेंट्रीज लिख रहे हैं लोग ये चाइना पे, yeah, there is enough room for both of them. They are trying to downplay China's achievement and also downplay कि America has withdrawn from the Middle East. तो ये एक चीज हो रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि द वेस्ट एंड द रेस्ट में पहली बार डिफेंस बजट पैरिटी हो गई है। यानी द वेस्ट को आप अलग कर लें, वो लोग जितना डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज आल्सो स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑन वेपन्स। तो ये बात आई एम श्योर कि अगर आप गूगल करें तो ये मैप आता है। वैसे इनफैक्ट मैंने अपने वीडियो में लगाया था, तो उस मैप में इट शोज के डिफेंस बजट्स आर ऑन पैरिटी। एंड इफ द वेस्ट डजंट पे अटेंशन टू दिस, देखिए एक जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो आर्किटेक्चर में जो कमजोरी है, दैट कम फ्रॉम देयर बीइंग ए गुड डेमोक्रेसी। जब आप जेन्युइनली अच्छी डेमोक्रेटिक मुल्क बन जाते हैं, देन यू आर वेरी सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी है, वो बेसिकली यूक्रेन, इजराइल, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अमेरिका को इन्वॉल्व कर लेता है, और फिर उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने के बजाय दूसरों के नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो उसमें ये होता है कि कंट्रीज विच आर नॉट सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन ऑन फॉरेन पॉलिसी, they are able to make more effective foreign policy which is good for their own countries if the leaders are not corrupt. अगर leaders corrupt हो गए, लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अगर लीडर्स आर गुड लीडर्स एंड दे केयर अबाउट देयर कंट्री, देन दे कैन मेक फॉरेन पॉलिसी व्हिच इज गुड फॉर देयर कंट्री, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, विदाउट वरिंग अबाउट कि मीडिया में क्या चल रहा है, पब्लिक क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ट्विटर पे इतनी धूम हो गई तो उन्होंने बैलून को शूट कर दिया और हॉस्टिलिटीज बढ़ा ली चाइना के साथ। अगर ट्विटर नहीं होता तो शायद ये पता भी नहीं चलता पब्लिक को सोशल मीडिया के बगैर। द मीडिया वुड हैव बीन लाइक not that paying that much attention. So I have a feeling कि the West is not yet going to fully react. Plus वो देखते हैं कि भाई what is the rest? रेस्ट में इंडिया है। इंडिया तो अब हमारे पास आ गया है, इट्स पार्ट ऑफ द क्वाड, इट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। उसमें अभी पूरी तरह से इंडिया कमिट नहीं करा है, बट उसमें खींचने की कोशिश की जा रही है। इंडिया वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर जो हमने बनाए और रूल्स भी हमने बनाए। If India wants to be, so we have India with us. So and then Egypt is dependent on us for security. हथियार हम देते हैं इजिप्ट को। सऊदी अरेबिया की भी सारी मिलिट्री जो है वो अमेरिकन है। They are not buying Russian weapons अभी या चाइनीज। So most of the defense is पूरा का पूरा उनका आर्किटेक्चर is American। आपको पता है वो हथियार खरीदते हैं रोहित साहब और इस्तेमाल करना भी नहीं सीखते। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स खरीदी, तो पेट्रियट मिसाइल्स खरीदने के बाद तो मैं यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी का प्रोग्राम चलाता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट के लिए समर में, तो एक रिटायर्ड कर्नल को भी लाता हूँ जो सऊदी अरेबिया में बेस्ड है, पेट्रियट मिसाइल्स वो इस्तेमाल करता है। वो रिटायर होके वहां जॉब कर रहा है। ही इज द गाय हु कंट्रोल्स द पेट्रियट मिसाइल्स डिफेंस स्ट्रक्चर। उनके पास इंजीनियर्स भी नहीं है। और सो कैपेबिलिटीज, मतलब हथियार का, इट्स लाइक सेइंग कि आपने खरीद लिया तोप और आपको चलाना नहीं आता, तो फिर तोप चलाने वाले को भी आप हायर कर रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट। सो जो डिपेंडेंट है सऊदी अरेबिया ऑन अमेरिकन आर्किटेक्चर, इट्स नॉट जस्ट बाइंग देयर वेपन्स बट दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन। जब यमन के साथ शुरू में जंग हुई थी तो सऊदी अरेबिया गोल्डन रोल्स रॉयस वगैरह कुछ दे रहा था अपने एयरफोर्स पायलट्स को, जाके वो लड़ रहे थे एज इफ इट्स समथिंग वेरी बिग, जो दूसरे मुल्कों के पायलट्स रूटीनली जो सॉर्टीज वगैरह करते हैं ये इतना, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मोटिवेट देयर ओन पॉपुलेशन टू गेट एंगेज्ड। सो आई हैव अ फीलिंग कि द रेस्ट इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट। और अगर वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो रशिया चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिया भी स्ट्रॉन्गर देन इंडिया कुड बी द थर्ड country in the rest of the world where the rest can depend on and be dependent on.
That is where India has to go. और इंडिया में ये ख्याल है कि हम वेस्ट से दोस्ती करके वेस्ट की टेक्नोलॉजी ले लेंगे, वेस्ट से बिजनेस करेंगे, पैसे बनाएंगे, एंड देन फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लीड करेंगे. That is the strategy, and I don't know how far it is going to be successful. Right. Thanks a lot, sir, for joining us. बहुत ही बढ़िया डिस्कशन था, एंड आई थिंक इधर यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया भी एक ग्लोबल साउथ या जो प्रोजेक्ट प्ले कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी फिट होता है, बिकॉज मोर एंड वन कंट्रीज हम लोगों का जो अभी हाल में ये हुआ था कि रिसेंटली हमारा नेबर एंड देन एक्सटेंडेड नेबर एंड देन अफ्रीका, ये देखने वाली बात है कि कहां तक इंडिया जाता है, बिकॉज हम लोगों ने अपने बजट में अब इनके लिए एड डालनी शुरू कर दी है. निर्मला सीतारमण के बजट में 30 बार अफगानिस्तान के लिए भी थी, आयरॉनिकली. ये बोलिए कि हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसके बाद अब हमारी एक साउथ एशिया पॉलिसी है, वो साउथ एशिया पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग. यस सर, थैंक यू वेरी मच. ओके सर, नमस्कार, धन्यवाद.